नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों, खबरों, चर्चाओं की। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ये लगभग तय है। कब होगा ये किसी को पता नहीं। तो कुछ तारीखें हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। तो जाहिर है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो उससे पहले होना है, तो इसलिए अंदाजा ये है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एक तो ये इस खबर के आधार पर बात कही जा रही है। दूसरा, सरकार बने हुए दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 साल हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट मिड टर्म तो नहीं, लेकिन लगभग मिड टर्म अप्रेजल जैसा होगा। तो किस मंत्री का कामकाज कैसा रहा, किस डिपार्टमेंट का काम कैसा रहा। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से मंत्रियों के कामकाज का आकलन कर रहे हैं, लगातार उसका रिव्यू चल रहा है। तो इससे भी एक संकेत मिलता है कि ये तय होना है, 2 चीजें तय होनी है। एक, मंत्रिमंडल में विस्तार, नए लोग कौन से आने हैं, और जो अभी लोग हैं उनमें से किसको रखना है, किसको हटाना है, ये भी फैसला होना है। तो ये जो अप्रेजल हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री अप्रेजल कर रहे हैं उससे बहुत से मंत्रियों के मन में आशंका है। जैसे उनसे जब बातचीत होती है, अप्रेजल के लिए उनको बुलाया जाता है, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि आपका प्रशासनिक अनुभव इस बीच क्या रहा, जब से आप मंत्री बने, आपने प्रशासनिक रूप से अपने में क्या सुधार किए इस दौरान। अब ये देखिए, बड़ा कठिन सवाल है। इसके लिए जो बहुत तैयार होकर नहीं गया है, जो सोचता नहीं रहता है, इनोवेट नहीं करता, उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तीसरी चीज एक और होती है, प्रधानमंत्री के सामने जब वो अप्रेजल करते हैं तो उस नेता का, उस मंत्री का सोशल मीडिया का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है कि कितने एक्टिव हैं, किन विषयों पर बोलते हैं, अपने विभाग से संबंधित विषयों पर ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ बोलते लिखते हैं कि नहीं। ये सब उनसे इस बारे में उनमें भी पूछा गया कि भाई आपने इस मुद्दे पर जो है, सरकार का ये फैसला था, इसको रिट्वीट नहीं किया, इसको आगे ट्वीट नहीं किया, ये मुद्दा आपके डिपार्टमेंट का था, इस पर आपने ट्वीट नहीं किया, आपने तो इतने दिन से कोई ट्वीट ही नहीं किया है। तो ये सब बातें भी जो है कि सोशल मीडिया पर मंत्रियों का एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है लोगों तक बात पहुंचाने में, लोगों तक जो है सरकार के कामकाज को पहुंचाने में। ये सब को देखते हुए जो असेसमेंट चल रहा है उसमें संभव है कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो जाए। अब ये किसकी छुट्टी होगी, किसकी नहीं होगी, ये दरअसल कोई नहीं जानता। ये प्रधानमंत्री के अलावा कोई नहीं जानता। कौन लोग आएंगे इसके बारे में भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा शायद ही कोई जानता हो। तो इसलिए आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे भी कोई जानकारी नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं राजनीति में, राजनीतिक दल में परिस्थितियां होती हैं, कुछ तकाजे होते हैं, जैसे क्षेत्र के, सामाजिक समीकरण के, राजनीतिक समीकरण के। ये तकाजे जो हैं वो कुछ लोगों का नाम सामने अपने आप ले आते हैं। अब जैसे बात करें एलाइज की, 2019 में सरकार बनने के बाद से 2 पुराने सहयोगी चले गए। पहले शिवसेना गई, बाहर गए, उसके बाद फिर अकाली दल चला गया। तो उनके जो मंत्री थे, 2 मंत्री थे, उनकी जगह खाली। तीसरा, रामविलास पासवान के निधन से जगह खाली हुई, उनकी पार्टी में टूट हो गई है। उसकी आगे बात करते हैं कि बिहार की जब बात करेंगे तो अभी बात करते हैं। तो वो एक जगह है जो भरी जानी है। कुछ मंत्रियों का निधन हो गया है, उसकी जगह भरी जानी है। और इसके अलावा सामाजिक समीकरण की दृष्टि से, जैसे अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जब 19 में सरकार दोबारा बन रही थी, वो 14 से 19 के बीच में मंत्री थी, लेकिन 19 में नहीं बनाया गया। बताया यह जाता है कि वो कैबिनेट रैंक चाहती थी और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उनको इंडिपेंडेंट चार्ज से ज्यादा देने को उस समय तैयार नहीं थी।
लेकिन अब परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की ज़रूरत है बीजेपी को, उनकी पार्टी की ज़रूरत है, उनका जो जनाधार है उसकी ज़रूरत है। और ये भी खबरें आ रही थी कि अनुप्रिया पटेल की समाजवादी पार्टी से भी बातचीत हो रही है। तो इस दृष्टि से भी ये जो मैंने राजनीतिक तकाजे की बात कही वो ये है। दूसरा, निषाद समाज जो है वो बीजेपी के साथ है, 2019 में भी रहा, उससे पहले भी रहा। तो उनकी मांग है कि उनको कुछ मिलना चाहिए। तो निषाद समाज से सांसद हैं प्रवीण निषाद, क्या वो मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी? संभावना तो है, मिलेगी कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि उनके पिता संजय निषाद भी मांग कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को कायदे से एकोमोडेट किया जाना चाहिए, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो वो एक जो बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का जो रणनीति है उसके तहत ये भी जरूरी है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर इसको एड्रेस करेंगे? निश्चित रूप से उनके ध्यान में होगा, लेकिन वो एक आकलन करेंगे लाभ हानि का, कहाँ क्या दिया जाना है किसको, क्या राज्यसभा की सीट देने से बात बन सकती है, क्या राज्य में एमएलसी की सीट, 4 एमएलसी नॉमिनेट होने हैं गवर्नर द्वारा, उसका समय आ रहा है, वहाँ नॉमिनेशन से हो सकता है। तो ये सब जो है, ये गणित जो है लगाया जाएगा कि किसको कहाँ कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। दूसरा जो विस्तार की बात है, विस्तार में देखिए 2 नाम ऐसे हैं जिनको इग्नोर करने की स्थिति में पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों नहीं है, और ये 2 नाम हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से निकले, अपने विधायकों को लेकर निकले और उनके विधायक उनके साथ बराबर बने रहे। मध्य प्रदेश में अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आज शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की देन है। वहां कांग्रेस की सरकार थी, सरकार गिरी कमलनाथ की, उसके बाद भाजपा की बनी, उसमें सबसे बड़ा योगदान, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ नहीं आते तो ये सरकार नहीं बनती। तो उनको राज्यसभा में पार्टी ले आई है और अब उनको मंत्री बनाया जाना लाजमी लगता है। ये उनका एक तरह से उनको फेवर करने वाली बात नहीं होगी। उन्होंने जो किया है उसका पुरस्कार कहिए आप या समायोजित करना कहिए। अब वो पार्टी के सदस्य हैं। दूसरा नाम सर्बानंद सोनोवाल का, असम के मुख्यमंत्री थे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बनी थी, 5 साल अच्छी सरकार चलाई, जनता का आशीर्वाद मिला, फिर से सरकार जीत कर आई, चुनकर आई, लोगों ने फिर से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया और सरकार दोबारा बनी। लेकिन मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्व शर्मा। पार्टी की कई तरह की मजबूरियां थी। उसके अलावा हिमंत बिस्व शर्मा का केवल असम की ही राजनीति में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जो भूमिका थी, और उनकी प्रशासनिक क्षमता भी, पहले से कांग्रेस में भी वो मंत्री थे, महत्वपूर्ण पदों पर थे। तो इस सब को देखते हुए और भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया कि अपने जीते हुए मुख्यमंत्री को बदल दिया। ये बीजेपी में शायद पहली बार हुआ है, मुझे याद नहीं कि इससे पहले कभी हुआ हो कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव जिताकर लाया हो और उसके बाद उसको हटा दिया गया हो। कांग्रेस में यह 10वीं बार हो चुका है। तो इस महीने में कांग्रेस की एक और नकल की भारतीय जनता पार्टी ने, आप कह सकते हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन 2 लोगों का मंत्री बनना मतलब बिना जानकारी के भी आप कह सकते हैं कि लगभग तय है। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जब भी होता है, तो ये 2 मंत्री तो जरूर होंगे। उसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में इस समय जिस तरह की स्थिति है, पार्टी को, सरकार को एक मैसेज देने की जरूरत है कि हम चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल को भूल नहीं गए, हमारे ध्यान में है। तो वहां से किसी को क्या मंत्री बनाया जाएगा, उसमें प्रमुख जो नाम आते हैं, कई नाम आते हैं, उनमें लॉकेट चैटर्जी जो तेज तर्रार नेता हैं, महिला हैं, उसका लाभ भी है उनको। इसके अलावा देबाश्री राय चौधरी है। फिर मथुआ समुदाय से क्या किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, या जिन इलाकों में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बेहतर किया है वहाँ से किसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। राज्य में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, दिलीप घोष का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसके बाद कौन होगा, उस समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा।
तो ये चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल से मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक और मंत्री बनेगा। अब इस पूरे फेरबदल की एक्सरसाइज में सबसे मुश्किल गुत्थी प्रधानमंत्री के लिए और बीजेपी के लिए बिहार की है कि बिहार में क्या करेंगे। यानी बिहार का जो गठबंधन है और पार्टी दोनों के लिहाज से, देखिए बिहार में एक परिवर्तन किया नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद। लंबे समय से वहाँ नेतृत्व के स्थिति में मौजूद और डिप्टी सीएम जब से जितने दिन जेडीयू और बीजेपी की सरकार रही है, डिप्टी सीएम रहे हैं सुशील मोदी, उनको वहाँ से हटाया गया, उनको केंद्र में लाया गया, उनको राज्यसभा में लाया गया। क्या मंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि उनको प्रशासनिक अनुभव बड़ा लंबा है, पार्टी से शुरू से ही जुड़े रहे हैं, एबीवीपी के ज़माने से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनको लेकर नेतृत्व में कुछ रिजर्वेशंस हैं। और वो उस दौर के हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की चर्चा चल रही थी। अब क्या वो मामला अभी तक है, ख़त्म हो गया, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन सुशील मोदी का एक नाम जो है चर्चा में है, और स्वाभाविक रूप से चर्चा में है कि उनको दिल्ली लाया गया है तो केवल शायद राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए न लाया गया हो, या हो भी सकता है। बिहार में दूसरी समस्या है जनता दल यूनाइटेड। आपको याद होगा एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2019 में जनता दल यूनाइटेड क्यों नहीं शामिल हुआ मंत्रिमंडल में। उनकी मांग थी उस समय जब रिजल्ट आया और मंत्रिमंडल का गठन होने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने सहयोगी दल थे सबसे कहा कि हालांकि हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी सहयोगी दल हमारे साथ रहे, साथ चुनाव लड़े हैं, इसलिए हर सहयोगी दल से एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। जनता दल यूनाइटेड को भी एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला। पहले उन्होंने कहा कि हमारे सांसद ज़्यादा हैं, फिर ये हुआ कि उनसे ज़्यादा सांसद तो शिवसेना के हैं। जब उनको एक बर्थ मिल रही है तो जेडीयू को उससे ज़्यादा कैसे मिल सकती है। नीतीश कुमार का कहना था कि हमको अपने यहाँ सामाजिक समीकरण बिठाने में बड़ी दिक्कत होगी, तो बिहार से जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उतने मंत्री होने चाहिए। तो बिहार से भारतीय जनता पार्टी के 5 लोग मंत्री हैं, तो उतनी जगह तो मिलने का सवाल ही नहीं था, तो इसलिए वो शामिल नहीं हुए। जाहिर है भाजपा ने मांग मानी नहीं। अब भी क्या उनकी मांग मान ली जाएगी? ऐसा लगता नहीं है। ये हो सकता है बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरह की विधानसभा की स्थिति है इस समय बिहार में, उसको देखते हुए हो सकता है कि एक कैबिनेट के साथ एक राज्य मंत्री भी मिल जाए जेडीयू। इससे ज़्यादा की उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। तीसरी गुत्थी बिहार की है, वो है एलजेपी की। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट हो गई है। चिराग पासवान को छोड़कर उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस 5 सांसदों को लेकर अलग हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें नेता की मान्यता भी दे दी है लोकसभा में। एलजेपी के वो पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए हैं पशुपतिनाथ पारस। उसके अलावा अब लड़ाई कानून की चल रही है, चुनाव आयोग में चल रही है, अदालत में चल रही है। तो उसमें बीजेपी की भूमिका क्या होगी? क्या पशुपतिनाथ पारस के गुट से किसी को कोई बनेगा तो वही बनेंगे, मंत्री बनाया जाएगा? नीतीश कुमार चाहेंगे कि बनाया जाए, इससे चिराग पासवान से बदला पूरा होगा। लेकिन बीजेपी ये भी देखेगी कि रामविलास पासवान की लेगेसी किसके पास जाने वाली है। पशुपतिनाथ पारस संभाल पाएंगे या चिराग पासवान के पास जाएगी? क्या चिराग पासवान से भविष्य में बीजेपी का नाता हो सकता है? चिराग पासवान ने जो कुछ किया है उसके बाद तो कोई संबंध बनाए रखने का कोई आधार बनता नहीं। लेकिन फिर कह रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो इस दृष्टि से क्या सेफ खेलना चाहेगी बीजेपी कि लोक जनशक्ति पार्टी से किसी को न बनाए मंत्री? तो एक संदेश जो है, एक उम्मीद चिराग पासवान के भी मन में बनी रहे। तो ये सब मुद्दे हैं जिनके आधार पर तय होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन आ सकते हैं, कौन जा सकते हैं। इसके बारे में तो प्रधानमंत्री का जो असेसमेंट है, जो खुद कर रहे हैं, वो उसी से नतीजा निकलेगा।
लेकिन इतना अभी तय लग रहा है कि बदलाव होगा। बदलाव की बड़ी सख्त जरूरत है। कई मंत्रियों के पास कई कई विभागों का चार्ज है। जैसे पीयूष गोयल के पास तो 4 मंत्रालय हैं, और रेलवे मिनिस्ट्री तो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है कि उसके लिए ही मंत्री काफी है। उससे समय मंत्री को मिलना मुश्किल है, लेकिन वो 4 मंत्रालयों का भार संभाल रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि सरकार के कामकाज पर भी प्रभाव पड़ रहा होगा, असर पड़ रहा होगा। ये सब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के मन में होगा, उनके ध्यान में होगा। तो इंतजार करिए, हो सकता है जुलाई के पहले हफ्ते में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो और फेरबदल भी हो। कुछ मंत्री जा सकते हैं, कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदल सकते हैं। तो तब तक इंतजार करते हैं जब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं होती। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते फिर आपको ध्यान दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।